नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बारिश आई, सियासत लाई। उत्तराखंड में आपदाओं का चोली दामन का साथ रहा है, क्योंकि हर साल होने वाले मानसून की बारिश उत्तराखंड को कई ऐसे बड़े जख्म दे जाती है जिन्हें भरने में सालों गुजर जाते हैं। मानसून सीजन के बारिश की मुसीबत, मतलब जो बारिश भी होती है वो मुसीबत की होती है। पहाड़ों पर और मैदानों पर दोनों ही जगह जान और माल का नुकसान हर साल होता है। वर्तमान में भी राज्य की 300 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हैं और आधा दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। यानी उत्तराखंड में सरकार किसी की भी हो, मतलब एक वक्त पे कांग्रेस की भी सरकार थी, लेकिन आपदा वैसी की वैसी। बीजेपी की सरकार, फिर भी आपदा, और आपदा में वही जानमाल का नुकसान, वही लोगों को परेशानी। कहीं पर पहाड़ दरकना तो कहीं पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ का आना, सड़कों का अवरुद्ध हो जाना। यह दर्शाता है कि उत्तराखंड में सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट बनी हुई है वो है मुसीबत, आपदा। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि उत्तराखंड में आपदा या मुसीबत या कहर बनकर जो ये आपदाएं आ रही हैं, ये कांस्टेंट क्यों बनी हुई। आखिर क्या वजह है कि सरकारें पलट जाएं, मानसून पलट जाए, लेकिन मुसीबत कांस्टेंट है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में मानसून सीजन के पहले हफ्ते में ही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते उत्तराखंड राज्य को जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। इस बारिश से हुए नुकसान को जानने के लिए सीएम धामी अलर्ट मोड में दिख रहे हैं। सीएम हवाई और स्थलीय दोनों ही निरीक्षण कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हल्द्वानी, टनकपुर, चंपावत में सीएम धामी पहुंचे और निरीक्षण किया, जिससे प्रभावितों को राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन उत्तराखंड में आसमान से बरसने वाली बारिश की आफत पहली बार नहीं है, बल्कि हर बार मानसून सीजन में बारिश का ऐसा ही रौद्र रूप देखने को मिलता है, जो उत्तराखंड के जनजीवन को पटरी से उतार देता है। लेकिन सवाल बारिश के कम या ज्यादा होने का नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन विभाग के उन कार्यों का है जिसे सही वक्त पर विभाग के द्वारा किया नहीं जाता है। उत्तराखंड में आपदाओं का चोली दामन का साथ रहा है। ऐसे में हर बार आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन दोनों ही आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारी को फुल प्रूफ बताने का काम तो करते हैं, मगर बरसात शुरू होते ही मैदान हो या पहाड़, दोनों जगह हाहाकार होने लगती है। फिलहाल सीएम खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। बारिश में बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। तो जो ज्यादा से ज्यादा राहत, ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी जरूरी हो उस काम को करें। अभी सभी को चूंकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है, उनका संपर्क स्थापित करें। जहाँ भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहाँ पर कुछ वैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफी प्रभावित हुआ है वो सामान्य है। बीजेपी हो या कांग्रेस, आपदा के मामले पर एक दूसरे पर आरोप लगाने का दोनों ही काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि आपदा उत्तराखंड की नियति का हिस्सा है, मगर फिर भी विभाग सुस्त है और इसीलिए जनता त्रस्त है।
सुनिए वार भी और पलटवार भी। सरकार को तो तब याद आती है जब कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, बड़ा नुकसान हो जाता है। यही हाल देहरादून के शहर का भी है, यही हाल राज्य के अन्य जनपदों का भी है। आप देखिए, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी कि मुख्यमंत्री का अपना निर्वाचन क्षेत्र, आप खटीमा, जहाँ से मुख्यमंत्री जी विधायक रहे हैं, जिसकी बदौलत मुख्यमंत्री बने हैं, अब पूरा खटीमा डूब गया है। गोलापार ने सबसे ज़्यादा नुकसान आपके हल्द्वानी को, लाल कुआं को, किच्छा को, सितारगंज को सबसे ज्यादा नुकसान किया है तराई क्षेत्र में। देखिए, आपदा का उत्तराखंड से चोली दामन का साथ, और हम सब देखते हैं क्योंकि पहाड़ी राज्य में हम हैं, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। बारिश जब आती है तो लगातार पहाड़ों से जो है पत्थर गिरने की घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं जो हमेशा घटती रहती है। तो सब चीजों को लेकर के जहाँ जहाँ जल भराव है, कहाँ पर किस प्रकार से चीजें चल रही, इन सब चीजों पर मुख्यमंत्री जी जो है आज दौरे पर भी गए। टनकपुर और उधम सिंह नगर के हवाई सर्वेक्षण भी किया है उन्होंने, वहां दिशा निर्देश। तो बारिश जब भी आती है आपदा लाती है, और आपदा में कहीं पर आपदा किसी के लिए तो किसी के लिए अवसर। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। गरिमा दसोनी, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस, राजेश्वर पेन्योली, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राजीव नयन बहुड़ा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले राजेश्वर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड, ये मुकद्दर हो गया क्या उत्तराखंड के लोगों का सर? देखिए, बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड कोई मुकद्दर की बात नहीं है। ये जो प्राकृतिक चीजें हैं, कुछ चीजें तक आप, कुछ चीजों को आप कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। आप कुछ चीजों को आप परसीव कर सकते हो, मतलब पहले समझ पाते हो कि ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें नहीं। और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है, जिस ढंग से वेदर की चेंजेस चलती जा रही हैं, प्रिडिक्शंस, ऑल्दो अब प्रिडिक्शन काफी हद तक काफी अच्छे आने लग गए हैं। उन सब के बावजूद अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो जो यहाँ के हिली रीजन्स हैं, हिली एरियाज हैं, जो पहाड़ हैं, जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनका एज है, वो भी बहुत परिपक्व सोचने नहीं। दूसरा क्या होता है, जब आप नई नई रोडें बनाते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि ऑल वेदर रोड बन रही है, दूसरी रोड बन रही है, या गांव टू गांव जोड़ने की, तो आप कुछ चीजें जब बनाने जाते हो तो वो भी पहाड़ को कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करती है, मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा सेटल होने के लिए टाइम लेना चाहती है। आप पुरानी रोडों को भी देखेंगे तो कई रोडें ऐसी हैं जो 30-40 साल में जाके सेटल हुई हैं, तो कुछ उसका इम्पैक्ट अंदर तक कहाँ हुआ है। ऑल्दो अब काफी साइंटिफिकली हो जाता है, अब कम इम्पैक्ट आता है, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट आता है और सेटलमेंट में हमेशा टाइम लगता है। जहां तक की बात है, एक चीज तो हुई कि आप परसीव कितना कर पाते हो, तो अब हम परसीव करने में भारतीय जनता पार्टी का है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, या वर्तमान सरकार का है, चाहे केंद्र की का है, राज्य ने, अब परसीव करने में काफी अच्छे साइंटिफिकली टूल्स का हेल्प ले रहे हैं, उससे काफी अच्छा परसीव कर पाते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, और उस ढंग से प्रैक्टिकली उसके लिए प्रिवेंटिव मैनेजमेंट भी करते हैं कि प्रिवेंटिव क्या क्या काम करा। राजेश्वर जी, देखिए सवाल यहां इसलिए खड़ा हो रहा है सर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर मानसून एक साल आएगा फिर 5 साल नहीं आएगा, चलिए एक बार तैयारी हो गई, 5 साल के बाद अगली बार फिर से तैयारी। सर, जब आपको पता है कि हर साल ये स्थिति होती है और मुख्यमंत्री जी लगातार कह भी रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं सर, कि अब सवाल ये है कि ये नजारे देखने के बाद अब ये हो रहा है कि भाई जो तैयारी की गई, क्या वो कागजी थे, या वो अधिकारी जिनको अलॉट किया गया इन सब चीजों को, समस्या का निवारण के लिए, वो अधिकारी है कहां? क्योंकि सर स्थिति तो भयावह बनी हुई है। देखिए शिवम जी, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, आप तैयारी करते हैं, जो आपके पास मैकेनिज्म होता है, जो आपके पास चांसेज होते हैं तैयारी करने की, आप उस चीजें के लिए तैयारी नहीं कर सकते। आप मान लीजिए एक 100 किलोमीटर या 100 क्यूसेक वाटर के लिए तैयारी करते हो, ऑल ऑफ सडन 5 क्यूसेक वाटर आता है, 5 क्यूसेक वाटर के लिए न तो आपका इक्विपमेंट हो पाते हैं, न तैयारी हो पाती है, न प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। तो आप कुछ चंकेज में, क्योंकि आप देख रहे हैं
ये लगातार हो रहा है, कोई हमारे हाथ में या किसी भी साइंटिस्ट के हाथ में नहीं है कि जो वेदर जिस ढंग से चेंज हो रहा है, जिस ढंग से शिफ्टिंग हो रही है लगातार, आप इतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और प्रेडिक्शन जहां पर कर भी पा रहे हैं वहां इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप उसके लिए अप्रोप्रिएट उतनी अच्छी मैनेजमेंट कर सके। लेकिन आप उस ढंग से देखिए, हम प्रिवेंट कितना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा है। आप पहली बार देख रहे होंगे कि कोई मुख्यमंत्री ऑन स्पॉट है, 24 घंटे लगा हुआ है काम करने में, 24 ऑन स्पॉट जाकर भी कर रहा है, वर्चुअल भी मीटिंग कर रहा है, और उसके साथ साथ जो भी उनके सहायता की जरूरत हो रही है इमीडिएटली पहुंचाई जा रही है। ठीक है, राजेश्वर जी मैं आपके पास आऊंगा, एक ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं। गरिमा दसोनी जी, सवाल यह है कि आपदा हर साल आती है, लेकिन परिणाम हमें देखने को अलग मिलता नहीं है सर। ये जो नजारे हम देख रहे हैं ना मैम, यही इस वक्त समस्या बनी हुई है। सवाल यह है कि राजेश्वर जी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी लगातार बने हुए हैं और समस्या नेचुरली है तो उससे निवारण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा सवाल जो शुरुआत में था कि बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड सरकार किसी की भी हो, मुकद्दर उत्तराखंड का यही है क्या? देखिए शिवम जी, 4 मिनट बोले थे राजेश्वर जी, थोड़ा मुझे भी समय दीजिएगा। एक तो पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ कि जब मॉनसून की दस्तक होने वाली थी, ये जो तैयारी वो आज कर रहे हैं, ये उनको तब करनी चाहिए थी। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर आपने समय रहते चीजों को समुचित उसकी व्यवस्था कर ली तो फिर आपको ऐसे भागे भागे नहीं करना पड़ता। यहाँ दो बातें जो राजेश्वर जी ने कही, पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, हे राजेश्वर तेरे कितने रूप हो। विष्णु के भी इनसे कम रूप रहे होंगे जितने रूप मैंने राजेश्वर जी के पिछले 10 सालों में देख लिए। पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, और कभी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में किसी चैनल में मेरे साथ जुड़ते हैं। तो मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अब ये अटैक करेंगे या डिफेंड करेंगे, पर वो प्रवृत्ति गई नहीं। देखिए, क्योंकि पुराने कांग्रेसी हैं तो उन्होंने अटैक कर दिया अपनी गवर्नमेंट पे, ये कहकर कि ऑल वेदर रोड जो बनी है ना, उससे बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए हैं, स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे हैं पहाड़ ऑल वेदर रोड से। तो अपनी ही सरकार के पायलट प्रोजेक्ट पर इन्होंने सवाल उठा दिए। मेरे कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। आपने एलिवेट कर दिए पूरे गढ़वाल के, क्योंकि चारों धाम गढ़वाल में है। ऑल वेदर रोड बनाने के चक्कर में आपने, सड़कों के चौड़ीकरण के चक्कर में आपने चट्टानों का जो बेस है उसको आप कमजोर करते चले गए, फ्लोरा एंड फौना को आप नुकसान करते चले गए। ऑल वेदर रोड के लिए बनने वाला जो मलबा है, मलबा आप नीचे फेंकते चले गए। वहां एक तरफ फ्लोरा फौना को नुकसान हुआ, दूसरी तरफ नदियों का जल स्तर बढ़ा। अब जरा आज के समाचार पत्र की प्रमुख खबरें आपको सुनाना चाहती हूँ शिवम जी। देखिए, कुमाऊं के खटीमा में बाढ़ प्रभावितों को बचाने के प्रयास में 2 युवकों की डूबने से मौत। शक्ति फार्म में एक युवक नदी में बह गया। बनबसा में एक बच्ची बारिश से उपनाए नाले में बह गई। यहाँ देहरादून में हमने 4 दिन पहले सुना, प्रेमनगर में ठेकेदार की लापरवाही से गड्ढे में गिर के एक बच्ची डूब गई। वही 5 साल का बच्चा डूब गया। वही 17 वर्षीय किशोरी बिंदाल नदी में बह गई। 325 सड़कें आज प्रदेश की अवरुद्ध हैं। खटीमा सितारगंज शक्ति फार्म में 500 लोग फंसे हुए हैं, तो नानकमक्का में 65 परिवार बाढ़ में फंसे हुए हैं। लालकुआ स्टेशन पर ट्रैक में पानी में डूबने से ट्रेनें काठगोदाम नहीं पहुंच सकती हैं। पिथौरागढ़ जनपद में मतलब ऐसी कतार लगी हुई है ऐसी। नहीं, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है शिवम जी, मैं खत्म कर रही हूँ शिवम जी, मैं खत्म कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है, हर साल वनाग्नि लगती है, वनाग्नि लगने से पहले उसका इंतजाम नहीं करेंगे। हर साल आप देखिए कि 4 धाम यात्रा होती है, 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं आप नहीं करेंगे, फिर दौड़ते फिरेंगे आप। और हर साल मानसून आता है, डेंगू का कहर होता है, जलमग्न देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर होते, लेकिन मुख्यमंत्री जो आज कर रहे हैं ये आप मानसून से पहले क्यों नहीं कर सकते थे? आप आज के समाचार पत्रों में है कि सारे जिलाधिकारियों की बैठक ली, इस पत्रों में है कि सारे जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं गोपेश्वर से, और कह रहे हैं कि बिल्कुल रेड अलर्ट पे रहिए और टॉप गियर लगा लीजिए, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे ये सारे काम आपको मानसून से पहले करने चाहिए थे। आपका एक अधिकारी यहाँ पर हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। गरिमा जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। देखिए, ये बात तो सच है कि तैयारी मानसून से पहले करिए, मीटिंग मानसून से पहले करिए, तैयारी करके रखिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो समस्याएं हैं, बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड, ये 3 जो समस्या है, क्या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता था? 2013 की घटना आपको याद होगा मैम? देखिए, फर्क है। एक सेकंड, 2013 की घटना याद होगा आपको?
समस्या उत्तराखंड में तब भी बनी हुई थी मैम। भाजपा और कांग्रेस में फर्क क्या है मैं बता देती हूँ ना जी। 2013 की जो आपदा थी भाई, वो दैवीय आपदा थी, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपको भी पता है वो दैवीय आपदा थी। यहाँ क्या हो रहा है, विकास विनाश के लिए हो रहा है। पेड़ों का कटान, कभी एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए, कभी ऑल वेदर रोड के लिए, कभी यहाँ आप देखिए कि सड़क चौड़ीकरण करना है जी इनको, दिलाराम से लेकर पासपोर्ट ऑफिस तक। कैनाल रोड में सारे पेड़ इन्होंने मार्किंग कर दिए काटने के लिए। खलंगा में 1000 से ज्यादा पेड़ इन्होंने मार्किंग कर दिए काटने के लिए। तो आप जब पेड़ों का कटान करेंगे, रिप्लेस आप कर नहीं रहे। हमारी सरकार में, इनकी सरकार में एक फर्क बड़ा ये भी है कि ये डबल इंजन की सरकार है। ये जब चुनाव में जाते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, तो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार दो, केंद्र हमारी मदद करेगा। कहाँ गया केंद्र? फिर 11 टनल में 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे। हमने देखा केंद्र ने तो कोई इंटरवेंशन नहीं किया। हमने देखा कि अपने आप अपने भरोसे छोड़ दिया जाता है। गरिमा जी एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं। राजीव नेन जी मैं आपके पास आऊंगा, छोटा सा जवाब देते हैं। राजेश्वर जी जवाब दीजिए, समय से पहले तैयारी क्यों नहीं, सजगता क्यों नहीं, और मुख्यमंत्री जी ये जो परीक्षण कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से, वो समय से पहले क्यों नहीं किए, अधिकारियों को पहले से अलर्ट क्यों नहीं किया? जवाब दीजिए सर। 2-3 बातें सुन लीजिए जो इन्होंने बड़ी अच्छी उठाई थी जी। एक तो इन्होंने अपनी बात हमारे मुंह में डालने की कोशिश करी कि ऑल वेदर रोड से मैंने कहा हो कि ऑल वेदर रोड सुन लीजिए आप। अब आप सुन, मैं आपकी बात आराम सुन रहा था ना, मैं आपकी बात आराम से सुन रहा था ना, आप सुन लीजिए 2 मिनट, आप 2 मिनट सुन लीजिए। आपको आप इतनी तावला करिए ना, मैं आपको पूरा टाइम एंकर साहब देंगे, ठीक है ना। ऑल वेदर रोड में जो आपने कहा, एक तो गलत स्टेटमेंट है, आप तथ्यों को तोड़ मोड़ कर करने चाहते हैं। आप सुनने की आदत में, आप अगर आप डिबेट फिर आप ही कर लीजिए मैडम। आप एक बार में तो आप लोगों का आप पटरी से उतर जाते हैं, एक बार में आपको बैलेंस, क्योंकि आप लगातार गलत बयानी करते हैं। एक तो पर्सनल अटैक पे उतर आते हैं, जहां आप डिबेट में है तो डिबेट की बात करो, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात आप नहीं करेंगे, पर्सनल अटैक पे उतर आते हैं। चलिए आपकी अपनी समस्या है, आप जिससे जो मर्जी करिए, आपकी अपनी समस्या है, वो आपका अपना ट्रेनिंग पीरियड और अपनी। अब हम आप दूसरे चीज पे आते हैं कि मुख्यमंत्री ने पहले से तैयारी क्यों नहीं करी। अरे आपके साथ लगातार देख रहे हैं, प्रोग्राम बनते हैं, मीटिंग होती है, प्लान चॉकआउट किया जाता है, तो हर चीज कांग्रेस से पूछे तो नहीं की जाएगी कि कांग्रेस को दिखा दिखा के की जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। या तो आप बदल लीजिए। उनके साथ डिबेट करना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। अरे आप तौहीन समझते हैं, आपको तौहीन बना रखा है राजनीति को। आप तौहीन के लायक कुछ नहीं, आप तौहीन तो पूरे चैनल की कर रहे हो। आप जिस ढंग से बातें कर रहे हैं, आप उस ढंग से पूरे चैनल की तौहीन कर रहे हैं। आप जिस ढंग से बातें, सब्जेक्ट पे रहिए और सब्जेक्ट पे बात कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपके पास कुछ भी नहीं है। आप एक भी चीज नहीं बता पा रही हो कि क्या चाहते थे कि चंपावत में या जहां पर मुख्यमंत्री जाएं, जब बारिश, जब प्रॉब्लम आए तब न जाकर उससे पहले ही चले जाए। आप पहले कुछ चीजों को क्वेश्चन और आंसर समझने की कोशिश करिए। आप जो बातें कर रही हैं उन बातों में ना तो कोई दम है, ना कोई फैक्ट के साथ मैच करते हैं, और ना वो टेक्निकली पॉसिबल है। लेकिन आप कहने के लिए कहते जा रहे हैं। आप पेपर आप पढ़ते रहिए ना, तो आप पेपर आपके पढ़ने के लिए पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िएगा पेपर, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी बयानी गलत बयानी है। आप अर्ध सत्य बोलने की आदत पड़ी हुई आपकी, और अर्ध सत्य आप बोल रहे हैं। आपको बड़े क्लियर कट बताया कि हमारे पहाड़ों की क्या प्रॉब्लम है। मैंने नहीं कहा कि 2013 में क्या हुआ, एंकर साहब ने बताया, क्योंकि उनको पता है और उनको सारी चीजों का पता है। आप इन्हीं तरीकों की गलती कर रहे हैं। आपको जमीनी हकीकत का पता नहीं, जमीन पे आप लोग कोई काम करते नहीं, आपको प्रैक्टिकली कोई चीज पता नहीं। उसके कारण क्या होता है कि आप उस चीजों पर नाराजगी व्यक्त कर, जोड़ जोड़ चिल्ला करके और डिस्टर्ब कर करके दूसरों को अपने साथियों के आपकी बातें मान ली जाए। तो आपकी बातें माने मुख्यमंत्री सरकार में पूरी सुन लो, आप बोलते रहो, या तो आपने तो हम किसी को बोलने दो करते रहो। आपको तो मुझे लगता है कि कई बार आउट ऑफ बैलेंस ही हो जाते हो। अरे एक सम्मानित है, आप तरीके से बात करें, आपका जो टाइम होता है टाइम पे काम करें, आपको भी जवाब देने का टाइम एंकर साहब देंगे। गरिमा जी, राजेश्वर जी, आप दोनों से मेरा एक विनम्र विनती है कि पर्सनल अटैक से थोड़ा बचिए, पर्सनल अटैक मत करिए किसी पर। पर्सनल अटैक नहीं करता, मेरे को पर्सनल अटैक है नहीं, ठीक है, फैक्ट और फिगर रखिए मैम, आप भी रखिए, राजेश्वर जी भी रखें, लेकिन पर्सनल अटैक से थोड़ा बचिए। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, राजीव नयन के पास काफी देर से नहीं गया हूं। राजीव नयन जी, जिस तरह से उत्तराखंड में मुसीबतें
आपदा ये जो आ रही हैं वो से सर आम जनता तो परेशान हो रही है। सरकार किसी की भी हो, एक चीज जो कांस्टेंट है वो है आपदा। सर इससे निवारण कब मिलेगा? निवारण आम जनता उत्तराखंड में मानसून आते ही वो कपकपा सी जाती है कि घर में पानी और घर में दरारें, ये दो चीजें पहले आ जाएंगी, सब्जी और पानी ये तो बाद में आएगा। ये जो प्रसंग है इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें इलाज से ज्यादा परहेज की जरूरत है। क्या कर जो आपदाएं आके रही है इसका कारण बहुत साफ है, बहुत गहरे ढूंढने की जरूरत नहीं। पिछली एक शताब्दी के दरमियान उत्तराखंड में बरसात के दौरान दो बड़ी आपदाएं आई हैं। एक तो संवत 2008 जब सन कौन सा बैठता आप देख लीजिए, 55-60-65 साल पुरानी बात होती कि जब सतपुली में जो कोरदार से बेरमासपुर हाईवे जाता है उसमें दर्जनों बसें सड़क के किनारे खड़ी थी, वो बाढ़ में बह गई थी। और दूसरी आपदा केदारनाथ की है जो 2013 में आई थी, जो हाल की बात है। दोनों के पीछे आप जब कारण देखेंगे तो इसमें एक तो कारण है सड़क और दूसरा कारण है मानव की बसाहट। अब मानव तो रहेगा लेकिन उसकी बसाहट कैसी हो, वो तमीज से भी बच रहे हैं या अंधाधुंध बच रहे हैं। आप देखेंगे कि केदारनाथ वहाँ एक मंदिर था और वहाँ के पुजारियों की रावलों की 3-4 झोपड़ियाँ थी, वहाँ आज नगर पंचायत है। तो नगर पंचायत का मतलब 10,000 की स्थायी आबादी। तो एक ऐसी प्रजान जगह पे, एक ऐसी संस्कृत जगह पे आपने बड़े ढांचे बना दिए मकानों के, आपने इतनी बड़ी आबादी वहाँ स्थायी रूप से बिठा दी, तो आपदा आ रही थी। ठीक इसी तरह आप देखिए कि जो भी दुर्घटनाएं हो रही है वो सड़कों पर हो रही है, सड़क की किनारे। और सड़क पर इसलिए हो रही है कि आपको जरूरत से ज्यादा चौड़ी सड़क बनाने की धुन सवार है। आप यूरोप के विकसित देशों में जाइए जो हमसे बहुत आगे है, जो विकसित देश की श्रेणी में बहुत पहले आ गए, वहाँ पहाड़ों पर चौड़ी सड़कें नहीं है, या तो रोप वे है या केबल कार है जो रास्ते के किनारे पत्ते पर खींची जाती है। सड़कें हैं तो 3 सड़कें हैं, कम चौड़ी सड़कें हैं। अब यहाँ हमें चौड़ी सड़कें बनाने का धुन सवार है। चौड़ी सड़क बनेगी उसमें 2 चीजें जरूर होंगी, एक तो पहाड़ सीधा जाएगा और वो भी आप उसे डायनामाइट से उजाम है, जैसा युद्ध युद्ध कैसे आप धमाके कर रहे हैं। ठीक है राजीव नंदन जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजेश्वर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप उसके जो उपचार करते हैं जो मैं देखता हूँ। ठीक है राजीव नंदन जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजेश्वर जी ये बताइए, अगर गर्मी हो सर, भीषण गर्मी हो तो वनाग्नि की घटनाएं तब भी जनजीवन प्रभावित होता है सर, जंगलों में आग लगती है तब भी जवाबदेही आप ही की होती है सर। मानसून आता है तो बाढ़, दरार और जब सड़कें टूटेंगी तब भी जनता आप ही से सवाल पूछेगी। और विपक्ष में गरिमा जी हैं, अगर वो आपसे सवाल पूछेंगे तो सर जवाब देना आपका जिम्मेदारी है, न कि पर चढ़ना। सवाल यह है कि सर मानसून कोई भी हो, गर्मी का हो या बारिश का हो या कोई भी हो, सर समस्या कांस्टेंट बनी हुई है ना। तो अब वहां की जनता अगर सांसद 5 सीट आपको दे रही है सर, तो जवाब तो आप ही से मांगी ना, जवाब तो आपको सबको देना होगा। राजेश्वर जी आपकी बात से बिल्कुल एग्रीड है, जो सरकार में है जवाबदेही उसकी होती है, काम भी उसी को परफॉर्म करना पड़ता है, रिजल्ट भी उसी को देना है, और कोई दूसरा रिजल्ट नहीं देगा, रिजल्ट भी वही देगा, ऐसा कोई नहीं करता। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी मैं सामने में सक्षम है, लैंडस्लाइड को रोकते हैं जी। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा। आपका जो शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, राजीव जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। जी राजेश्वर जी बोलिए। तो जहां तक जवाबदेही की बात है, हम लोग को जवाबदेही से न भागते हैं और न जवाबदेही से हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं और जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी एक बीइंग ह्यूमन पॉसिबल है वो सारे अटेम्प्ट किए जाते हैं और किए जा रहे हैं। जितना साइंटिफिकली पॉसिबल है वो भी साइंटिफिक एक्सप्लोर किया जाता है और उसके लिए बाकायदे प्री तैयारियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि एसडीआरएफ ऐसी बन गई या एनडीआरएफ ऐसी बन गई या मुख्यमंत्री जगह जगह जाके ऐसे ही जा रहे और या जो डीएम है, जो हमारे काबिल डीएम है, काबिल अधिकारी है, वो ऐसे ही काम कर रहे हैं। सबके सब लोग काम कर रहे हैं। हम राजीव नंदन जी की बात भी सुन रहा था, हमें कंपेयर नहीं कर सकता यूरोपियन कंट्रीज के साथ। यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करेंगे तो उनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, आपका क्षेत्रफल बहुत कम है। आपको यू हैव टू बी
कंसाइज विद द जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास तरीके हैं, जो आपके पास। राजेश्वर जी, जिस उत्तराखंड की जनता ने आपको सर वोट दिया, आपको 5 सांसद दिए, पूर्ण बहुमत की अपने उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें जितवाई सर, वो अमेरिका और रूस का सर तो वो मानसून फॉलो नहीं करेगा ना सर। वो तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि अगर ये दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं तो अधिकारी से लेकर नेता तक या सरकार से लेकर प्रशासन तक जिम्मेदारी पूरी नहीं उठाई गई और प्लानिंग पूरा नहीं किया गया। सिंपल सी बात है सर। नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। प्लानिंग के हिसाब से होती है। प्लानिंग ऐसा नहीं हो सकती है कि आप जो आपके पास यार्ड स्टिक या जो मेजरमेंट, जो चीजें टेक्निकली अवेलेबल ना हो, जो डाटा अवेलेबल ना हो और जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनकी प्लानिंग हो जाए। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग ये होती है कि हम इतने समय का थोड़ा अभाव है। गरिमा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हर चीज प्लानिंग होती है और प्लानिंग की भी जा रही है। थोड़ा मानसून में हर साल इस तरह की स्थिति बनी होती है, कुछ चीजें नेचुरली भी होती हैं, वही कह रहे हैं। गरिमा जी जवाब दीजिए। देखिए, हमने पहले भी इनसे कहा था ऑल वेदर रोड जैसी कोई रोड नहीं होती। इनको खुद बद्रीनाथ का पता है। 13 दिन तक बद्रीनाथ रोड बाधित रही। इनको अभी 4 धाम यात्रा भी रुकवानी पड़ी। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जुमले होते हैं इनकी तरफ से। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो तो देहरादून वासियों के लिए श्राप बन गया भाई साहब। 6 साल से हम देख रहे हैं स्मार्ट सिटी बन रही है, 16 करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया जा चुका है। लेकिन देहरादून जहां सारे मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब बैठते हैं, वो देहरादून जलमग्न है। इसलिए क्योंकि कोई ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, क्या किया इन्होंने 16 करोड़ का, ये बता देंगे हमको। समय का अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। गरिमा जी आपका भी, राजेश्वर जी आपका भी, राजीव नारायण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड उत्तराखंड का मुकद्दर। सरकार कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री लगातार हेलीकॉप्टर से निरीक्षण तो कर रहे हैं, तैयारी तो की जा रही है, लेकिन सवाल ये कि अगर आपदा इस तरह के का भयावह तस्वीर दिखाएगी या लोग अपने घरों में रह नहीं पाएंगे, बारिश और दरार की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर निकल नहीं पाएंगे, तो सवाल उठेंगे और जवाब देने होंगे सरकार को। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।